ओके, हेलो स्टूडेंट्स। सो लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने टॉपिक कंप्लीट किया था कौन सा? डीएनए वर्सेस आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल। तो उसमें टोटल हम लोगों ने 4 प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया था। पहली चीज कि जेनेटिक मटेरियल क्या होना चाहिए? स्टेबल होना चाहिए। तो उसमें हमने 3 चीजें पढ़ी थी कि डीएनए जो होता है वो आरएनए से बेटर या स्टेबल कैसे होता है। तो पहली चीज, डीएनए में शुगर कौन सी होती है? डीऑक्सीराइबोस। तो सेकेंड कार्बन पे OH नहीं होता है, दैट्स वाई उसके पास ऑटो कैटालिटिक प्रॉपर्टीज नहीं होती है। सेकेंड पॉइंट, डीएनए में थायमिन होता है एज कंपेयर टू यूरेसिल, जो ज्यादा स्टेबल होता है। थर्ड पॉइंट, डीएनए कैसा होता है? डबल स्टैंडर्ड होता है, सो दैट्स वाई नाइट्रोजनस जो बेस होते हैं वो वाटर से दूर हो जाते हैं, जो अगेन स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। क्लियर? सेकेंड पॉइंट पढ़ा था हमने कि ये कैसा होना चाहिए? अपनी रेप्लिका बनाने की कैपेसिटी इसके पास होनी चाहिए। उसके थर्ड पॉइंट हमने पढ़ा था कि इजी टू एक्सप्रेस। बट इजी टू एक्सप्रेस के अंदर, अच्छा ये पॉइंट हम लोग लिखना भूल गए थे, तो पॉइंट नंबर 5 एक और आप लोग ऐड कर लेना, तो वो होता है इजी टू एक्सप्रेस। और 6 पॉइंट हमने लिखा था एक्सप्रेस एज अ मेंडेलियन लॉ। एक्सप्रेस एज अ मेंडेलियन लॉ। तो मतलब जो मोनोहाइब्रिड और डाई हाइब्रिड की केसेस की बात करते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे इजी टू एक्सप्रेस का मतलब होता है कि डीएनए से प्रोटीन बनाना आसान होता है। बट इस पॉइंट के अंदर कौन जीत गया? इस वाले पॉइंट के अंदर आरएनए जीत जाता है, क्योंकि आरएनए बहुत इजीली एक्सप्रेस हो जाता है। क्लियर? ये पॉइंट कंप्लीट। तो ये वाला पॉइंट एक और ऐड कर लेना, इजी टू एक्सप्रेस। फिर इसमें हमने पढ़ा था कि ये मेंडेलियन लॉ को भी फॉलो करता है। और उसके बाद एक पॉइंट इसमें हमने पढ़ा था म्यूटेशन के बारे में। तो म्यूटेशन थोड़ा बहुत होना जरूरी है, जो एक्चुअली बेसिक होता है किसका? इवोल्यूशन का। बट एक्चुअली आरएनए के अंदर म्यूटेशन हद से ज्यादा होते हैं। तो आरएनए के अंदर म्यूटेशन का रेट फास्टर होता है, सो दैट्स वाई हमारी तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन ही चेंज हो जाती है। सो दैट्स वाई आरएनए जो होता है वो जेनेटिक मटेरियल की तरह अच्छा कंसिडर नहीं होता है। बट फॉर ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन आरएनए एक बेटर मॉलिक्यूल है। तो डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल और आरएनए एज अ ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन। क्लियर? ट्रांसमिशन का मतलब डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन के बारे में। फिर हमने पढ़ा था आरएनए वर्ल्ड के बारे में। तो सबसे पहले अर्थ पे इवॉल्व हुआ था कौन? जेनेटिक मटेरियल आरएनए। जो कौन प्रूव कर रहा है? आरएनए वायरस, जिसमें एक हमने रियो वायरस पढ़ा था और एक हमने रेट्रो वायरस पढ़ा था। क्लियर? और उसके बाद आरएनए एज ए एंजाइम, तो उसमें हमने कैटेगरी पढ़ी थी राइबोजाइम। एंड राइबोजाइम के एग्जाम्पल हमने पढ़े थे राइबोन्यूक्लियस पी, जो टीआरएनए के मैच्योरेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है, पढ़ाऊंगी आगे। फिर हमने स्प्लाइसोसोम पढ़ा था, एंड स्प्लाइसोसोम के अंदर जो एसएनआरएनए होता है। एंड थर्ड प्रॉपर्टी अमीनो ट्रांसफरेज एंजाइम, पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम। एंड पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम जो एक्चुअली प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम आएगा। तो टेक्निकली ये सारे एंजाइम जो होते हैं वो क्या होते हैं? राइबोजाइम। अब आरएनए के पास कैटालिटिक एक्टिविटी कैसे आ गई? बिकॉज उसके सेकेंड कार्बन पे क्या होता है? OH होता है। कंप्लीट। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था सेंट्रल डॉगमा। तो यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज सेंट्रल डॉगमा, वाज गिवन बाय साइंटिस्ट क्रिक। और ट्रांसक्रिप्शन प्लस ट्रांसलेशन इज इक्वल टू सेंट्रल डॉगमा। एंड एक्सेप्शन रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और known as Taminism, because discovered by Tamin and Baltimore, and both work independently. And फिर हमने क्या पढ़ा था कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इज एक्सेप्शन ऑफ क्या? सेंट्रल डॉगमा। फिर हमने लास्ट में डिस्कस किया था क्या? डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में। एंड डीएनए रेप्लिकेशन का जो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल है वो किसने एक्सप्रेस किया? वो बताया था किसने? क्रिक ने। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, डीएनए ऑलवेज सेमी
कंजर्वेटिव मेथड के थ्रू ही रेप्लिकेट होता है, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। अब बात करते हैं इसको प्रूव करने की। तो यहाँ पे 3 साइंटिस्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ऑब्वियसली जब प्रूफ की बात आती है तो प्रूव्ड बाय, तो ये हो जाएगा प्रूव्ड बाय, एक्सपेरिमेंटल प्रूव हुआ था, पर बताया किसने था? क्रिक ने। एक्सपेरिमेंटल प्रूव किया था यहाँ पे क्या? मैसेल्सन एंड स्टहल, मैसेल्सन एंड स्टहल, इन्होंने एक्सपेरिमेंटल प्रूव किया था 1958 के अंदर। तो 1928 में एक्सपेरिमेंट आया था ग्रिफिथ का, 1944 में एवेरी मैक्लियोड मैकार्टी का, और 1952 के अंदर हर्सी और चेस का, और अब हम बात करें 1958 की। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट साइंटिस्ट आएंगे कौन? टेलर, और उसके बाद साइंटिस्ट आएंगे कर्न। स्पेलिंग चेक कर लेना, CAIRN था या COIRN। तो ये साइंटिस्ट था। तो इन तीनों का एक्सपेरिमेंट के लिए मॉडल अलग अलग थे। तो एक्चुअली इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था किसके ऊपर? ई कोलाई पे, ये भी आप ध्यान रखना। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था वीसिया फाबा पे। किस पे? और वीसिया फाबा क्या होता है? ये प्लांट है बेटा, वीसिया फाबा। तो बेसिकली ये एक फाबा बीन है, और बीन्स तो आप लोग जानते हो ना, जो लेग्यूमिनस फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है, पल्सेस से। तो इसके अंदर इन्होंने रूट ऑफ वीसिया फाबा के अंदर सेमी कंजर्वेटिव मॉडल को एक्सप्लेन किया था, ठीक है। और इन्होंने अगेन यहाँ पे यूज किया था क्या? सेम टू सेम ई कोलाई। तो इन्होंने ई कोलाई के डीएनए को रेप्लिकेट होने का बताया था। इन्होंने वीसिया फाबा में प्रूव किया था, जिसको हम और बोलते हैं फाबा बीन, और इन्होंने ई कोलाई। अब यूज होती है रेडियो एक्टिव टेक्निक, क्योंकि हर्सी और चेस की जो टेक्निक थी रेडियो एक्टिव टेक्निक, रेडियो आइसोटोप टेक्निक, जिसको कोई चैलेंज नहीं कर पाया। तो इन तीनों साइंटिस्ट ने भी आइडिया लगाया कि हम भी रेडियो एक्टिव टेक्निक को ही, रेडियो आइसोटोप टेक्निक को ही यूज करेंगे, क्योंकि वो क्या होता है? एक्सपेरिमेंटल, चैलेंज नहीं कर सकता उसको कोई, है ना। तो यहाँ पे उन्होंने यूज किया था रेडियो आइसोटोप के अंदर, रेडियो आइसोटोप। तो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं नाइट्रोजनस बेस, और इसमें नाइट्रोजनस बेस में उन्होंने यूज किया था नाइट्रोजन 15। क्या यूज किया था? नाइट्रोजन 15। और यहाँ पे उन्होंने रेडियो आइसोटोप, इसमें यूज किया था हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन में क्या होता है? T3, H1T3। तो T3 क्या है? टाइट्रियम। T3 क्या हो जाएगा यहाँ पे? गलत बोला मैंने, थाइमिडीन होता है ना, क्योंकि हाइड्रोजन तो सारे बायोमोलिक्यूल में कॉमन होता है। यहाँ पे डीएनए को लेबल करने के लिए उन्होंने यूज किया थाइमिडीन, और थाइमिडीन के अंदर ये जो नाइट्रोजन था वो कैसा था? रेडियो आइसोटोप। तो रेडियो आइसोटोप थाइमिडीन को उन्होंने यूज किया। यहां आ जाते, तो इन्होंने भी यहाँ पे रेडियो आइसोटोप यूज किया, बट इन्होंने भी यहाँ पे यूज किया था थाइमिडीन का, और ये थाइमिडीन कैसा था? रेडियो आइसोटोप। नाउ क्वेश्चन, इन्होंने इस थाइमिडीन को रेडियो आइसोटोप बनाया कैसे? यस, H3 से। टेक्निकली इन्होंने एक बैक्टीरियल सेल को पूरा का पूरा हाइड्रोजन प्रोवाइड नहीं किया था, उन्होंने अलग से है ना ये थाइमिडीन रेडियो एक्टिव बनाए थे, और रेडियो एक्टिव थाइमिडीन बना के उन्होंने फिर सेल को प्रोवाइड कर दिया। तो अल्टीमेटली सेल ने क्या किया? उन न्यूक्लियोटाइड्स को पिक किया, और उनका पूरा डीएनए कैसा हो जाएगा? रेडियो एक्टिव हो जाएगा। क्लियर?
और इन्होंने भी थाइमिडीन को क्या किया था, रेडियो एक्टिव बनाया था, और वो भी कैसे, H3 से। तो टाइट्रियम यूज किया था इन दोनों ने। क्या यूज किया था, टाइट्रियम। बेसिकली कर्ण ने, ये कौन है, कर्ण, ठीक है, कर्ण। तो बेसिकली इन्होंने दिया था यहाँ पे कौन सा मॉडल, थीटा मॉडल। तो ध्यान रखना, इन्होंने बैक्टीरिया के डीएनए रेप्लिकेशन को प्रूव किया था, और उसके लिए मॉडल कौन सा होता है, थीटा मॉडल। तो वैसे तो ये हम लोग क्लास 11th में पढ़ते हैं, बट कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो आपने कभी बैक्टीरिया का बाइनरी फिजन पढ़ा होगा कि ये बैक्टीरिया होता है, इसमें डीएनए रेप्लिकेशन होता है, और उसके बाद में बैक्टीरिया में ग्रोथ होती है, फिर उसके बाद सेप्टा फॉर्मेशन होता है, और ये दोनों बैक्टीरिया सेपरेट होके दो बैक्टीरिया बन जाते हैं। ऐसा हम लोग पढ़ते हैं ना। तो इसके अंदर ये जो डीएनए रेप्लिकेट होता है, ये रेप्लिकेशन के टाइम एक थीटा जैसा स्ट्रक्चर बनाता है, मैथ्स का थीटा है ये, ठीक है। तो वैसा स्ट्रक्चर बनता है, बताती हूँ कैसे। तो देखो ऐसे, देखो टेलर के बारे में तुम्हें इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना, बस इन्होंने बीस या फाबा पे एक्सपेरिमेंट किया था, और उन्होंने रेडियो एक्टिव थाइमिडीन को रेडियो एक्टिव बनाया था, कैसे, H3 टाइट्रियम से, बस खत्म। इससे ज्यादा आपको जानकारी नहीं हासिल करनी है। और हाँ भूल गई, देखो इन्होंने रेप्लिकेशन को एक्सप्लेन किया था कहाँ पे, एट डीएनए लेवल, बट इन्होंने भी यहाँ पे एट डीएनए लेवल, तो डीएनए के लेवल पे इन्होंने रेप्लिकेशन को प्रूव किया था, बट इन्होंने रेप्लिकेशन को प्रूव किया था एट क्रोमोसोमल लेवल। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखना, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है। इस बार मैंने जो नया मॉड्यूल दिया है उसमें मैंने लेवल 2 सब मिक्स करके दिया है, तो अब आपको ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा लेवल 1 के अंदर और लेवल 2 में, ठीक है। और मॉलिक्यूलर बेसिस का बेटा मटेरियल इकट्ठा कर लो, मतलब सेंटर से ले लो, क्योंकि फिर ऐसा ना हो चैप्टर खत्म हो जाए और उसके बाद मॉड्यूल का क्या करोगे तुम। तो जो टॉपिक आपको रोज पढ़ाए जाते हैं वो रोज का रोज आप मॉड्यूल से पढ़ ले आप, ठीक है। चलो, तो इसके बारे में सिर्फ 3 चीजें आपको याद रखनी है। अब मैं आपको ये थीटा मॉडल एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो ये मान लो कि क्या है, बैक्टीरिया का डीएनए है, जो कैसा होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, और कैसा होता है, सर्कुलर। नहीं पता, बताया था। तो प्रोकैरियोट्स का डीएनए कैसा होता है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर होता है। अब जब इसमें रेप्लिकेशन होगा तो यहां से ये स्ट्रैंड क्या होती है, अलग हो जाती है, जैसे ये वाला स्ट्रैंड एंड ये वाला स्ट्रैंड, तो ये 2 स्ट्रैंड हो गए। पर इसके अंदर क्या होगा कि ये स्ट्रैंड क्या होगा, यहां से हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, और बाकी जगह हाइड्रोजन बॉन्ड एज इट इज। समझ आया। यहां से ये कुछ पोर्शन से हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो गए, हट चुके हैं, और अब यहाँ पे नया डीएनए सिंथेसाइज होगा। तो ये नया डीएनए कुछ इस तरीके से सिंथेसाइज होगा। तो डीएनए का रेप्लिकेशन कैसा होता है, बाई डायरेक्शनल। ये इस तरफ बन रहा है और ये इस तरफ बन रहा है, कुछ इस तरीके से। फिर जब इतना डीएनए रेप्लिकेशन हो जाएगा तो फिर और हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होंगे, और ये स्ट्रक्चर कुछ अब आगे ऐसे चला जाएगा। अब इसमें फर्दर और हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होंगे। तो देखो यहां तो हाइड्रोजन बॉन्ड ऑलरेडी प्रेजेंट है। अब ये वाला जो पोर्शन है ये और खुल जाएगा। मान लो कि पिछली बार डीएनए जो है यहां तक फॉर्म हुआ था, और इसमें कहां तक फॉर्म हुआ था, यहां तक। तो जब ये डीएनए और आगे ओपन होगा तो ये डीएनए आगे कंटिन्यूअसली इस तरीके से फॉर्म होता जाएगा, और ये वाला आगे इस तरीके से फॉर्म होता जाएगा। तो ये खुलता जाएगा और नया आगे बनता जाएगा, और खुलता जाएगा और नया आगे बनता जाएगा।
और फिर फाइनली ये स्ट्रक्चर अब पूरा कंप्लीट बनने के बाद ये अब ऐसा हो जाएगा। तो ये स्ट्रैंड आपको दिखाई दे रहा है, तो ये तो कौन सा हो जाएगा, जो ब्लैक कलर है दैट इज पेरेंटल स्ट्रैंड, बट जो ग्रीन कलर है, तो ये ग्रीन कलर कौन सा होगा, ये ग्रीन कलर हो जाएगा यहां से डॉटर स्ट्रैंड। सो बेसिकली जो नया डीएनए बनेगा उस नए डीएनए के अंदर एक स्ट्रैंड सिंस पेरेंटल है और दूसरा स्ट्रैंड कौन सा है, नया है। सो दैट्स वाई इसको हम बोलेंगे सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। क्या बोला जाएगा इसको, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। तो इस रेप्लिकेशन के दौरान ये क्या बन गया, थीटा, दैट्स वाई क्या बोलते हैं इसको, थीटा मॉडल। ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, थीटा मॉडल जो होता है वो बैक्टीरिया के डीएनए रेप्लिकेशन का मेथड होता है। समझ आ गया, बस इतना ही आपको ध्यान रखना था। तो ये हो गया टॉपिक कंप्लीट। अब हम लोग डिस्कस करेंगे मैसेल्सन और स्टॉल का एक्सपेरिमेंट, जो कि हमें थोड़ा डिटेल में पढ़ना है। और 12th बोर्ड का अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर, है ना। तो देखो इन्होंने यूज किया क्या था, रेडियो आइसोटोप। एंड अगर मैं यहाँ पे बात करूं N14 और N15 के बारे में, तो हमेशा हम लोग क्या बोलते हैं कि जो रेडियो आइसोटोप होते हैं वो रिलीज करते हैं रेडिएशन, वो जनरली रेडिएशन रिलीज करते हैं ना। बट यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, ये एक्सेप्शन हो जाता है। तो एक्सेप्शनली जो N15 होता है ये नॉन रेडियो एक्टिव होता है, इसमें से रेडिएशन नहीं निकलता है, तो ये नॉन क्या होगा, रेडियो एक्टिव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बस फर्क ये होगा कि ये N14 जो होता है वो लाइट वेट होगा और N15 जो होता है वो हैवी वेट होगा। तो N14 कैसा होता है, लाइट वेट, एंड N15 कैसा होता है, हैवी वेट। बस इसी पे अब पूरा एक्सपेरिमेंट बेस्ड होता है। क्लियर। अब शायद हमने कभी पढ़ा था बेटा कि सेल में से कोई भी चीज अगर आपको निकालनी हो, दैट द बेस्ट मेथड इज सेंट्रीफ्यूगेशन। सबसे सिंपल तरीका क्या है, उसको सेंट्रीफ्यूज कर दो। तो अगर एक सेंट्रीफ्यूज मतलब घर में जो ग्राइंडर मशीन होती है ना, जो मिक्सचर होता है, बस वही। तो जो ग्राइंडिंग मशीन होती है उसको बायोलॉजी में बोला जाता है सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। तो बेसिकली सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन के अंदर जो भी हैवी पार्टिकल होंगे वो सारे नीचे क्या होते हैं, सेडिमेंट हो जाते हैं, जिनको आप लोगों ने कभी सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट भी बोलते हैं। चलो कोई बात नहीं, छोड़ दो। तो अगर मुझे सब बताओ, डीएनए, मुझे सेल है और सेल में से अगर डीएनए को आइसोलेट करना है तो मेथड कौन सा होगा, सेंट्रीफ्यूगेशन। बट अब प्रॉब्लम ये है कि ये वाला जो डीएनए होगा जिसमें N14 होगा और एक डीएनए ऐसा होगा जिसमें N15 होगा, तो दोनों ही डीएनए है बेटा, बट जब आप सेंट्रीफ्यूज करोगे तो वो तो एक ही बार में सारा अलग हो जाएगा, क्योंकि डीएनए तो डीएनए होता है। तो अब N14 वाले डीएनए को और N15 वाले डीएनए को आप डिफरेंशिएट कैसे करोगे, तो इसके लिए उन्होंने अगेन एक और डीएनए को आइसोलेट करने के लिए यूज किया था सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन। बट वो सेंट्रीफ्यूगेशन था सीजियम क्लोराइड ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। मैंने लैब में सेंट्रीफ्यूगेशन हमेशा हम लोग ऐसे लिखते थे, जैसे जलेबी बनाइए, ठीक है। तो ये हो जाएगा सीजियम क्लोराइड ग्रेडियंट। अब ग्रेडियंट तो आप लोग जानते हो, है ना, कि कॉन्सेंट्रेशन एक ग्रेडियंट बनता है, और जब ग्रेडियंट होगा तो जो हैवी डीएनए होगा और जो लाइट डीएनए होगा दोनों अलग हो जाएंगे। अगर आपने ग्रेडियंट नहीं यूज किया तो टेस्ट ट्यूब के अंदर सारा का सारा डीएनए नीचे इस तरह से सेडिमेंट हो जाएगा, बट आप इसमें 14 और 15 को अलग नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो अलग करने के लिए आपको टेस्ट ट्यूब के सॉल्यूशन में बनाना होगा ग्रेडियंट, और ये ग्रेडियंट हम लोगों ने शुगर का या नमक का नहीं बनाया है, ये ग्रेडियंट हम लोगों ने बनाया है यहाँ पे सीजियम
क्लोराइड का। सो दैट्स वाई इसको बोलते हैं सीजियम क्लोराइड ग्रेडियंट सेंट्रिफिकेशन। ऐसा इसलिए बेटा क्योंकि सीजियम क्लोराइड जो होता है वो ऑलमोस्ट न्यूट्रल होता है, और जो भी डीएनए को एक आइडियल पीएच की जरूरत होती है तो वो उस तरह से एक रोल प्ले करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप सॉल्ट नहीं यूज कर सकते हो क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट सॉल्ट पे डीएनए का कॉन्सेंट्रेशन, डीएनए का शेप चेंज होने लगता है ना। तो हमें यहाँ पे कुछ ऐसा यूज करना होगा जो ग्रेडियंट भी बना दे बट वो इनएक्टिव भी हो, तो दैट्स वाई हम लोग यूज करते हैं सीजियम क्लोराइड। क्लियर? अब एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं। तो ये बहुत छोटा सा एक्सपेरिमेंट है बेटा। अब मान लो सपोज करो कि ये हमारे पास पेट्री डिस्क है और इस पेट्री डिस्क के अंदर यहाँ पे फिल्ड है मीडिया। अब शायद बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे मीडिया का मतलब नहीं पता होगा। तो यहाँ पे मीडिया मतलब होता है न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट जो एक्चुअली लेबोरेटरी के अंदर हम बैक्टीरिया को कल्चर करने के लिए आर्टिफिशियली प्रोवाइड कर रहे हैं। खाना, सिंपल सा। तो ये इसका क्या है? फूड है, खाना है, न्यूट्रिएंट है, जिसको हम बोल क्या रहे? मीडिया। तो जब इस बैटरी प्लेट पे हमने बैक्टीरिया को कल्चर किया, बैक्टीरिया को जब हमने कल्चर किया तो यहाँ पे उसको नाइट्रोजन हमने सप्लाई किया था इन फॉर्म ऑफ अमोनियम क्लोराइड। क्या सप्लाई किया मैंने? अमोनियम क्लोराइड। बट याद रखिएगा कि इस अमोनियम के अंदर जो नाइट्रोजन है वो कौन सा वाला है? 15 वाला। समझो मैंने क्या बोला है। अब दिखाई दे रहा है? ठीक है, तो मैं बोल रही हूं कि ये पेट्री प्लेट है बेटा, और इस पेट्री प्लेट के अंदर जो मैंने मीडिया या फिर न्यूट्रिएंट रखा है, उस न्यूट्रिएंट के अंदर मैंने नाइट्रोजन को सप्लाई किया है इन फॉर्म ऑफ अमोनियम क्लोराइड। और जो अमोनियम है उस अमोनियम के अंदर कौन है? नाइट्रोजन एंड 15। अब इस प्लेट के अंदर इस बैक्टीरिया को ग्रो होने दो फॉर मैनी जनरेशन। ठीक है, फॉर मैनी जनरेशन, फॉर मैनी जनरेशन तक ग्रो होने दो। तो तुम एक चीज सोचो कि जब भी बैक्टीरिया बाइनरी फ्यूजन करेगा और जब यहाँ पे 2 बैक्टीरिया बनेंगे तो जो नया बैक्टीरिया जो बनेगा उस नए बैक्टीरिया को बनाने के लिए डीएनए रेप्लिकेशन भी होगा। तो उस रेप्लिकेशन के लिए नाइट्रोजनस बेस जब बनाए जाएंगे तो नाइट्रोजन आएगा कहां से? तो जो आपने मीडिया में सप्लाई किया है, बट वो सप्लाई कौन सा किया है? 15 वाला। तो अल्टीमेटली हर जनरेशन के बाद एक टाइम ऐसा आएगा कि इन बैक्टीरिया के अंदर, ऑलमोस्ट सारे बैक्टीरिया के अंदर जो डीएनए होगा वो N15 हो जाएगा। और N15 वाले डीएनए को मैं यहां पे बना रही हूं ब्लू कलर से। कौन से कलर से? ब्लू कलर से। तो ये कौन है? N15। ये भी कौन है? N15। तो ये डीएनए कैसा होगा? हैवी दिखाई देगा आपको। नहीं आया समझ में? चल, नहीं आया समझ में? नहीं आया, वापस समझाती हूँ। इस पॉइंट को भी यहाँ पे लिख दो। तो इसने यूज किया था सीजियम क्लोराइड ग्रेडियंट सेंट्रिफिकेशन। अब ये आप एग्जाम में जलेबी मत बना के आ जाना, नहीं तो एग्जामिनर भी आपके पेपर पे जलेबी बना देगा। ठीक है, तो अब देखो हमने ये क्या लिया? पेट्री प्लेट। और इस पेट्री प्लेट के अंदर मैंने फिल कर दिया क्या? न्यूट्रिएंट मीडिया। और ये जो मीडिया होता है, इस मीडिया के अंदर हमने नाइट्रोजन सप्लाई किया है। कौन सा? N15 वाला, अमोनियम क्लोराइड। बट अमोनियम क्लोराइड के अंदर जो नाइट्रोजन है वो कौन सा है? 15 वाला है। और इस केस में आप बैक्टीरिया को बहुत जनरेशन तक मल्टीप्लाई होने दो। बाइनरी फ्यूजन, फिर बाइनरी फ्यूजन, बाइनरी फ्यूजन, बाइनरी फ्यूजन, बाइनरी फ्यूजन, बाइनरी फ्यूजन। तो अल्टीमेटली ऐसे 50-60 जनरेशन के बाद इसमें जो भी बैक्टीरिया होंगे वो मैक्सिमम उन सबके पास डीएनए कैसा होगा?
N15 वाला होगा। कौन सा डीएनए होगा? N15 वाला, जिसको मैं अलग से यहां पे बना देती हूँ। तो ये 2 स्ट्रैंड है। ये बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है बेटा, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ये N15 है और ये वाला भी कौन है? 15-15। अब अगर सपोज करो कि इनमें से मैं कुछ बैक्टीरिया को हार्वेस्ट करूं और हार्वेस्ट करने के बाद इसको टेस्ट ट्यूब में घुमा देते हैं, तो ये रही हमारी टेस्ट ट्यूब, मतलब सेंट्रीफ्यूज कर दो। और इसमें सेंट्रिफिकेशन करने के लिए यहाँ पे हम ग्रेडियंट किसका बनाएंगे? सीजियम क्लोराइड का। तो अभी तो हमने पढ़ा था कि जो N15 होता है वो रेडियो एक्टिव नहीं होता है, बस ये कैसा होता है? हैवी होता है। तो ये वाला जो डीएनए है टेस्ट ट्यूब के बिल्कुल नीचे जाकर, सिंस ये कैसा है? हैवी है, सो दैट्स व्हाई नीचे जाके इस तरह से ये एक बैंड फॉर्म करेगा। और ये बैंड किसका है? ये बैंड है 15-15। मैं 15-15 क्यों लिख रही हूं? क्योंकि डीएनए की 2 स्ट्रैंड है और दोनों की दोनों स्ट्रैंड में नाइट्रोजन N15 है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, यहां से हम कुछ बैक्टीरिया को पिक करते हैं और इनको पिक करने के बाद हम इसको ट्रांसफर कर देते हैं एक नई टेस्ट ट्यूब, एक न्यू पेट्री प्लेट में। कहां पे ट्रांसफर कर दिया? एक न्यू पेट्री प्लेट में। बस इस पेट्री प्लेट में फर्क ये होगा कि यहाँ पे अब प्रेजेंट है N14। 15 की जगह कौन है? N14 है। और अब इसमें 20 मिनट्स के बाद क्या करेंगे हम? 20 मिनट्स के बाद जब यहाँ पे सेंट्रिफिकेशन करेंगे। अब 20 मिनट मैंने क्यों बोला है बताओ? क्योंकि आप लोग जानते हो बेटा कि बैक्टीरिया हर 20 मिनट में बाइनरी फिजन करता है, ई कोलाई। तो हर 20 मिनट में वो डबल हो जाता है, और 20 मिनट में डबल हो जाता है मतलब हर 20 मिनट में उसका डीएनए रेप्लिकेट हो रहा है। तो आप क्या करोगे? आफ्टर 20 मिनट आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि ये जब डीएनए रेप्लिकेट होगा तो इसका एक स्ट्रैंड और ये दोनों स्ट्रैंड क्या हो गए? सेपरेट हो गए। कौन से वाले हैं? 15-15 वाले। अब इसके ऊपर जब नया डीएनए जब बनेगा तो उसके लिए नाइट्रोजन कहां से आएंगे? पेट्री प्लेट से। पेट्री प्लेट के अंदर नाइट्रोजन कौन सा वाला है? 14 वाला। सो दैट्स व्हाई अब इसके अंदर यहाँ पे सिंथेसाइज होगा इस तरीके से एक नया स्ट्रैंड। ये सिंथेसाइज हो गया एक नया स्ट्रैंड। और ये नया स्ट्रैंड कौन सा वाला है बताओ? तो ये नया स्ट्रैंड होगा कौन सा? 14-14 वाला। और जब यहां से हम कुछ बैक्टीरिया को पिक करके उनको जब सेंट्रीफ्यूज करेंगे, तो सेंट्रीफ्यूज करने पर बताओ इन दोनों का बैंड कहां बनेगा? ये दोनों तो एक ही है ना बेटा, तो ये 15-15 के कंपेरेटिवली 14-15 लाइट वेट होगा, तो ये हल्का सा ऊपर एक बैंड बनाएगा, थोड़ा ऊपर एक बैंड बनाएगा। तो ये हो जाएगा अपना 15 वाला और ये हो जाएगा यहाँ पे 14। तो इस तरह से ये बनेगा एक हाइब्रिड बैंड। 14-15 का एक बैंड बनेगा। समझ आ गया? कोई बात नहीं, मैं एक्सप्लेन करूंगी। और अब एक काम करो, आप पेट्री प्लेट को चेंज नहीं करेंगे, पेट्री प्लेट को चेंज नहीं करेंगे। और ये तो आपने 20 मिनट के बाद सेंट्रीफ्यूज किया है। अब आप पेट्री प्लेट को चेंज नहीं करेंगे और इसके 40 मिनट बाद अगेन आप डीएनए को बैक्टीरिया को सेंट्रीफ्यूज करेंगे। ठीक है, अब 40 मिनट बाद क्या होगा? इसके 40 मिनट के बाद, इसके 20 मिनट बाद, इसके 40 मिनट के बाद, मतलब इसके 20 मिनट बाद। नहीं आया समझ में? आई थिंक सो समझ आ गया होगा बेटा। हर 20 मिनट में बैक्टीरिया क्या होता है? बाइनरी फिजन करता है। तो हर 20 मिनट में उसका डीएनए
रेप्लिकेट हो रहा है। मैं इसके 40 मिनट के बाद का मतलब हो रहा है कि डीएनए में दूसरी बार रेप्लिकेशन हो गया। ये पहली बार रेप्लिकेशन हो चुका है और अब डीएनए दूसरी बार रेप्लिकेट होगा। तो ये स्ट्रैंड कौन सा वाला है? ये स्ट्रैंड तो हमारा 15 और 15 वाला है। और ये स्ट्रैंड कौन सा है? रेड वाला 14 और 14। तो यहाँ पे 4 स्ट्रैंड है ना, तो ये चारों के चारों हमने अलग कर दिए। अब इसके ऊपर जब नया डीएनए बनेगा तो सिंस हमने मीडिया चेंज नहीं किया है और मीडिया के अंदर नाइट्रोजन कौन सा है? 14 वाला। तो अब इसके ऊपर इस तरीके से एक नया स्ट्रैंड बनेगा, फिर इसके ऊपर भी एक नया स्ट्रैंड बनेगा, फिर यहाँ पे भी एक नया स्ट्रैंड बनेगा, फिर यहाँ पे भी एक नया स्ट्रैंड बनेगा। तो अब ये वाला कौन सा हो गया? ये वाला तो 14 15 होगा, बट ये वाला 14 14 है और ये वाला 14 14 है और ये वाला 14 15 होगा। तो इसमें से कुछ बैक्टीरिया, मतलब हाफ ऑफ बैक्टीरिया के पास जो डीएनए होगा वो 14 15 वाला होगा और हाफ ऑफ बैक्टीरिया के पास जो डीएनए होगा वो 14 14 वाला होगा। अब अगेन उनमें से कुछ बैक्टीरिया को आप पिक कीजिए और उसको सेंट्रीफ्यूज कीजिए, तो उसमें से डीएनए बाहर निकल जाएगा। अब जब बाहर निकलेगा तो सिंस दोनों ही डीएनए जो है उनका मॉलिक्यूलर वेट में डिफरेंस होगा, क्योंकि हमने पढ़ा था बेटा कि N14 जो होता है लाइट वेट होता है और N15 जो होता है वो हैवी होता है। सो दैट्स वाई 14 15 वाला बैंड जो है वो तो बीच में बनेगा, बट 14 14 वाला ये और ऊपर चला जाएगा क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट और कम होता है। तो ये सबसे लाइटर वेट वाला डीएनए हो जाएगा। और ये डीएनए कौन सा होगा? 14 15 वाला। बस हो गया खत्म। तो ये एक्सपेरिमेंट था किसका? मैसेल्सन और स्टॉहल का एक्सपेरिमेंट। मैं अगेन एक बार वापस एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो हमने पढ़ा है डीएनए का रेप्लिकेशन जो कैसा होता है? सेमी कंजर्वेटिव। ऐसा किसने बताया था? क्रिक ने। बट इसको प्रूव्ड किया था किसने? पहला साइंटिस्ट आएंगे मैसेल्सन, स्टॉहल, दूसरा टेलर, तीसरा कॉर्न। मैसेल्सन और स्टॉहल ने एक्सपेरिमेंट किया था ई कोलाई पे, टेलर ने एक्सपेरिमेंट किया था यूकैरियोट्स पे, इन दोनों ने प्रोकैरियोट्स पे एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने बेटा प्लांट यूकैरियोट्स होते हैं। तो वीसिया फाबा बीन लेग्यूमिनस फैमिली से बिलोंग करता है, उसके रूट के अंदर। इन्होंने रेडियो आइसोटोप टेक्निक यूज किया। कौन सा? टाइट्रियम। उसमें रेडियो एक्टिव बनाया था थाइमिडीन। और इन्होंने क्रोमोसोमल लेवल पे डीएनए रेप्लिकेशन को एक्सप्लेन किया था। अब क्रोमोसोमल लेवल का मतलब होता है ये कि ये डीएनए होता है ना, तो ये जब रेप्लिकेशन होगा तो रेप्लिकेशन के बाद इसका इस तरीके से एक नया सिस्टर क्रोमेटिड बन जाता है। ठीक है, तो इन्होंने क्रोमोसोमल लेवल पे डीएनए रेप्लिकेशन को प्रूव किया था, बट इन दोनों ने डीएनए लेवल पे। ये खत्म। कर्न ने ई कोलाई पे काम किया था, रेडियो आइसोटोप टेक्निक, और इन्होंने एक्चुअली बताया था कि प्रोकैरियोट्स का डीएनए जो होता है वो जब रेप्लिकेट होता तो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ही है, बट इस मॉडल के अंदर थीटा बनता है। दैट्स वाई इसको बोला जाएगा थीटा मॉडल। समझ आ गया? अब आ जाओ इधर मैसेल्सन और स्टॉल। यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना कि हमेशा सारे रेडियो आइसोटोप रेडियो एक्टिव नहीं होते हैं। ये जो मैसेल्सन और स्टॉल ने N15 जो यूज किया था वो नॉन रेडियो आइसोटोप था, बट वो कैसा था? N14 के कंपेरेटिवली हैवी होता है, और वो तो आप जानते ही हो बेटा कि हैवी होता है। ठीक है, अब ये भी डीएनए होगा, ये भी डीएनए होगा, तो दो डीएनए को अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए उन्होंने यहाँ पे बनाया था ग्रेडियंट, वो भी किससे? सीजियम क्लोराइड से। एंड फिर क्या किया? सेंट्रीफ्यूज।
क्योंकि सेल में से अगर तुम्हें राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, आरएनए, डीएनए कुछ भी सेपरेट करना हो, द टेक्निक इज सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, चलो ओके। तो अब उन्होंने क्या किया, पेट्री प्लेट के अंदर मीडिया फिल किया, और मीडिया क्या होता है, बैक्टीरिया का न्यूट्रिशन होता है। बट उस न्यूट्रिशन के अंदर उन्होंने सप्लाई किया उसको नाइट्रोजन, बट नाइट्रोजन उन्होंने अवेलेबल करवाया था इन फॉर्म ऑफ अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो सबसे पहले उन्होंने यहाँ पे फर्स्ट पेट्री प्लेट के अंदर यहाँ पे जो बैक्टीरिया है उनको ग्रो होने दिया मैनी जनरेशन। तो जब वो बैक्टीरिया बार बार रेप्लिकेशन कर रहा था तो हर बार उसके अंदर नाइट्रोजन कौन सा आ गया, 15-15 आ जाएगा। तो वो डीएनए सारा का सारा कैसा हो जाएगा, फिर 15-15 हो जाएगा। तो जब उसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो सिंस 15-15 हैवी होता है, सो दैट्स वाई वो बॉटम के अंदर एक बैंड बनाएगा, है ना, तो नीचे एक बैंड बनाएगा सिंस ये हैवी होता है। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, यहां से कुछ बैक्टीरिया को पिक किया और उसको नई पेट्री प्लेट पे ट्रांसफर किया, और नई वाली पेट्री प्लेट के अंदर नाइट्रोजन कौन सा था, 14 वाला था। और यहां ट्रांसफर करने की 20 मिनट बाद, यहाँ पे न्यू पेट्री प्लेट पे ट्रांसफर करने के 20 मिनट बाद जब उन्होंने डीएनए को मतलब बैक्टीरिया को जब सेंट्रीफ्यूज किया, तो सेंट्रीफ्यूज करने पर उन्हें एक 15-15 से थोड़ा ऊपर एक बैंड दिखाई दिया, डीएनए का एक बैंड दिखाई दिया। ठीक है, और इसके 40 मिनट बाद, ठीक है, तो मतलब नेक्स्ट 20 मिनट में, इसके नेक्स्ट 20 मिनट में मतलब डीएनए का सेकेंड राउंड ऑफ रेप्लिकेशन होने जा रहा है ट्रांसफर के बाद। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल के अकॉर्डिंग ये होगा। तो उसके बाद फाइनली जब इसमें से बैक्टीरिया को हम पिक करके सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो यहाँ पे डीएनए के 2 बैंड मिलेंगे, एक बैंड जो इंटरमीडिएट होगा और एक जो लाइटर बैंड होगा जो सबसे ऊपर बैंड बनाएगा। तो बेटा ऐसा है ना कि मैसेसन और स्टॉल का एक्सपेरिमेंट सब लोग पढ़ तो लेते हैं, बट इसमें ये कोई पता नहीं करता है कि एक्चुअली इसमें सेमी कंजर्वेटिव मेथड है कहां पे, मतलब एग्जैक्टली कहां दिख रहा है तुम्हें कि ये सेमी कंजर्वेटिव मेथड है। तो अगर मैं बात करूं बेटा, अगर मान लो कि ये डिस्पर्सिव मेथड होता है, और डिस्पर्सिव मेथड के अंदर आपने क्या पढ़ा था, वो डिस्ट्रप्टिव नहीं था, वो डिस्पर्सिव था। हाँ मैं भूल गई, तो ये क्या था, डिस्पर्स होना। तो डिस्पर्सिव मेथड, अगर तुम सोचोगे डिस्पर्सिव मेथड होता तो यहां तो डीएनए के बहुत सारे अलग अलग बैंड बनने चाहिए थे, बट ऐसा तो नहीं हुआ, तो ये तो गलत हो गया। अगर मान लो कि यहाँ पे सिर्फ कंजर्वेटिव मेथड होता, ओनली कंजर्वेटिव, तो अगर ओनली कंजर्वेटिव मेथड होता तो इसमें सिर्फ 2 ही बैंड बनते, या तो 15-15 वाला बैंड बनता या फिर 14-14 वाला बैंड बनता। तो ये बीच वाला इंटरमीडिएट बैंड आपको चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है बेटा क्या, कि डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव मॉडल होता है। तो ये हाइब्रिड तभी बन सकता है जब डीएनए का रेप्लिकेशन कैसा होगा, सेमी कंजर्वेटिव होगा। समझ आ गया? तो ध्यान रखना बेटा, ये बच्चे ना बड़े चमत्कारी होते हैं जो क्या करते हैं, जाके एग्जाम के अंदर जब उनको पूछा जाता है कि सेमी कंजर्वेटिव मेथड को मैसेसन और स्टॉल के अकॉर्डिंग प्रूव कीजिए, चलो तो वो वहां पे लिख के आ जाते हैं ग्रिफिथ। तो ध्यान रखना बेटा कि मैं कौन सा साइंटिस्ट आपको कहाँ पढ़ा रही हूँ, ऐसे सब झोल करके मत आ जाना, फिर रिजल्ट के टाइम तुम्हारे साथ चमत्कार हो जाएगा, है ना। तो ये सिंपल सा सेमी कंजर्वेटिव मेथड हो गया। बताओ कोई प्रॉब्लम? पक्का? तो फटाफट देखो इसको। अच्छा, अब इसमें एक चीज सुनो, यहाँ पे अगर मान लो कि तुम्हें कभी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाए कि आफ्टर 8 जनरेशन द परसेंटेज ऑफ रेडियो एक्टिव डीएनए विल बी,
चलो एक काम करना, सुनो, ये लेक्चर मैं थोड़े एडवांस बना रही हूँ, तो जिस दिन ये वाला लेक्चर अपलोड होता है ना, तो आप लोग क्लास जब देख लेना तो मुझे रिमाइंडर करवा देना, मैं आपको कुछ क्वेश्चन सेंड करूंगी। क्या सेंड करूंगी? कुछ क्वेश्चन सेंड करूंगी, और उन क्वेश्चन के अंदर आपको उन क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा किसके थ्रू? इस फॉर्मूले के थ्रू। क्या? कि परसेंटेज ऑफ रेडियो एक्टिव डीएनए अगर आपको फाइंड आउट करना है तो उसका तरीका होता है 2 डिवाइड बाई 2 की पावर n मल्टीप्लाई 100। अब इसका क्या मतलब हुआ? हालांकि देखो यहां पे ये रेडियो एक्टिव नहीं है, बट मान लो एग्जामिनर ने आपको बोल दिया कि बेटा मान ले, तो वहां पर जिद नहीं करना, चुपचाप से मान लेना। तो उन्होंने बोला है कि आप मुझे बताओ कि 8 जनरेशन के बाद, 8 जनरेशन के बाद यहाँ पे रेडियो एक्टिव डीएनए का परसेंटेज कितना होगा। तो देखो 1 जनरेशन के बाद कितना होता है? 100%। बेटा अब इसको हाफ हाफ मत कर देना प्लीज, इसको हाफ हाफ नहीं करना। तो ये डीएनए पूरा रेडियो एक्टिव है, ये वाला भी रेडियो एक्टिव है, तो 1 जनरेशन के बाद 100% रेडियो एक्टिव होता है। बट सेकेंड जनरेशन के बाद 50% ऑफ डीएनए कैसा है? रेडियो एक्टिव है, और 50% कैसा है? नॉन रेडियो एक्टिव। तो थर्ड जनरेशन के बाद जब ये सारे स्ट्रैंड अलग हो जाएंगे तो क्या होगा? उसमें से टोटल 8 डीएनए मॉलिक्यूल बनेंगे, और उस 8 में से सिर्फ रेडियो एक्टिव तो 2 ही रहेंगे, बाकी जो 6 होंगे वो कैसे हो जाएंगे? नॉन रेडियो एक्टिव। और फोर्थ जनरेशन के बाद, फिफ्थ जनरेशन के बाद, सिक्स जनरेशन के बाद 8, 7, 8। अब 8 जनरेशन के बाद सॉल्व तो नहीं कर सकती हो ना ऐसे फ्लो चार्ट बना के, तो फटाक से फॉर्मूला लगा लेना। क्या करना? फटाक से फॉर्मूला लगा देना। क्या? 2 डिवाइड बाई 2 की पावर n मल्टीप्लाई 100। सिंस आप परसेंटेज फाइंड आउट करने जा रहे हैं तो बेटा 100 से मल्टीप्लाई करना लाजमी है, ठीक है। और यहाँ पे n जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ जनरेशन। आपको पूछा था ना 8 जनरेशन के बाद, तो यहाँ पे पावर में क्या लगाएंगे? 2 की पावर n। अब ये 2 यहां क्यों लिखा है? क्योंकि हर बार डीएनए डबल हो रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 की पावर n लिखा है। बट मैडम ये ऊपर वाला 2 कौन है? ये कौन है? तो बेटा यहां आ जाओ, ये आपको 15 दिख रहा है, ये 15 दिख रहा है, तो जब नेक्स्ट रेप्लिकेशन होगा तो ये यहां होगा, उसके बाद नेक्स्ट रेप्लिकेशन होगा तो ये यहां होगा, उसके बाद नेक्स्ट रेप्लिकेशन होगा तो यहां होगा। तो चाहे तुम्हें 100 जनरेशन के बाद भी पूछे तो रेडियो एक्टिव डीएनए का नंबर कितना होगा? नंबर, NUMBER, नंबर पूछा है मैंने, परसेंटेज नहीं बोल रही हूं मैं, तो नंबर तो हमेशा 2 ही रहेगा। समझ आया? तो इसलिए ये है 2। तो होश में रहना, अगर आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाए कि आफ्टर 8 जनरेशन द नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव डीएनए विल बी क्वेश्चन मार्क, तो आंसर लिखेंगे आप 2। बट जब आपको परसेंटेज पूछा जाए तो परसेंटेज के लिए आप फॉर्मूला ये लगाएंगे, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन बन चुके हैं। अब होता क्या है ना, एग्जामिनर बच्चों के साथ, बेचारे के साथ बहुत मजाक करते हैं, तो मजाक मजाक में उन्होंने ये पूछ लिया कि बेटा बताओ 8 जनरेशन के बाद नॉन रेडियो एक्टिव डीएनए कितना होगा। हाय हाय, ये तो मैडम ने पढ़ाया नहीं था। अरे बाबरो, मैंने आपको परसेंटेज ऑफ रेडियो एक्टिव डीएनए बताया है ना। अगर वो आता है 25%, तो बाकी 75% कौन है? मैं हूं क्या? नहीं ना। तो बाकी बचा हुआ 75% क्या है? नॉन रेडियो एक्टिव डीएनए। तो उसको 100 में से माइनस कर लो ना। समझ आया? मैं अगेन बोल रही हूं कि अगर 3 जनरेशन के बाद रेडियो एक्टिव डीएनए का परसेंटेज अगर 100 आ रहा है, 100 तो कैसे आ सकता है? 3 जनरेशन के बाद मान लो कि रेडियो एक्टिव डीएनए का परसेंटेज 25% है,
तो बताओ रेडियो एक्टिव नॉन रेडियो एक्टिव डीएनए कितना होगा? ऑब्वियसली 75, क्योंकि 25 75 इक्वल टू 100 होता है। ठीक है, तो ये मैक्सिमम 3 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से। तो आप प्लीज जिस दिन आपका ये लेक्चर अपलोड होगा तो आप मुझे उस दिन याद दिला देना। ये लेक्चर मैं जल्दी इसलिए बना रही हूँ बेटा, क्योंकि अभी लाइटिंग का थोड़ा इश्यू चल रहा है, तो वीडियो थोड़े लेट हो जाते हैं उस चक्कर में। ठीक है, तो फटाफट देखो इसको। ठीक है, चलो अभी थोड़ा सा टाइम बच गया है, तो हम आगे चलते हैं। तो ये तो चलो हमने डीएनए का है ना रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव मॉडल होता है, चलो प्रूफ तो कर लिया। अब हम लोग पढ़ते हैं कि एक्चुअल में डीएनए रेप्लिकेट कैसे होता है, मतलब उसका मेथड पढ़ना है, मतलब प्रोसेस पढ़ना है कि डीएनए से डीएनए बनता कैसे है, डीएनए से डीएनए बनता कैसे है। तो आज मैं आपको सिर्फ न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी। तो अब मुझे बताओ कि डीएनए रेप्लिकेट जब हम लोग करते हैं, डीएनए, और हाँ अगर मैं क्वेश्चन जो है ना वो अगर बच्चों से सॉल्व नहीं हुआ तो सिर्फ क्वेश्चन वाला वीडियो मैं आपको अलग से, उसका सॉल्यूशन मैं आपको अलग से सेंड कर दूंगी, जो क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। चलो, तो यहां पे हम लोग कुछ पढ़ते हैं किसके बारे में, न्यूमेरिकल के बारे में। तो टॉपिक हमारा क्या है, टॉपिक है मेथड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। तो डीएनए रेप्लिकेशन के लिए जो एंजाइम होता है उसका नाम क्या है? डीएनए होता क्या है? पॉलीमर, कौन मर? पॉलीमर। तो पॉलीमर को बनाने वाला पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज। अब मैं डीएनए पॉलीमरेज की यहाँ पे स्पीड के बारे में बात करती हूँ। तो डीएनए की पॉलीमरेज की जो स्पीड होती है दैट इज 2000 न्यूक्लियोटाइड पर सेकेंड, 2000 न्यूक्लियोटाइड पर सेकेंड। ओ माय गॉड, सुन के चक्कर आ रहा है बेटा। एक सेकंड के अंदर वो 2000 न्यूक्लियोटाइड ऐड कर देता है, तो मतलब इसकी स्पीड कितनी फास्ट है। और एक्यूरेसी भी तो देखो कि डीएनए का अगर स्ट्रैंड है और यहाँ पे स्ट्रैंड के अंदर अगर सीक्वेंस कुछ ऐसा दिया हुआ है तो वो ए के सामने क्या जोड़ेगा? टी के सामने ए, टी के सामने ए, जी सी, इस तरह से एक्यूरेसी भी तो आप चेक करो। ओ वाव, तो इसके लिए क्लैपिंग बनती है। ठीक है, तो डीएनए पॉलीमरेज बहुत ही फास्ट एंजाइम होता है, फास्टेस्ट नहीं बोला है मैंने, फास्टेस्ट नहीं बोला है मैंने, फास्ट एंजाइम होता है और बहुत ही एक्यूरेट होता है। तो अगर इस कैलकुलेशन को, अगर इस स्पीड की वैल्यू को अगर हम यूज करें तो बताओ ई कोलाई का जो डीएनए है, क्वेश्चन सुनना, ई कोलाई का जो डीएनए है उसको रेप्लिकेट होने में कितना टाइम लगेगा? टाइम यूटिलाइज इन रेप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरियल डीएनए। तो शायद मैं बैक्टीरियल डीएनए की साइज के बारे में आपको मैं बता देती हूँ। तो ये हमने पढ़ा था 4.6 इंटू 10⁶ बेस पेयर। तो ये होता है साइज। अब ये है साइज और ये है एंजाइम की स्पीड, तो बताओ अब कितना टाइम लगेगा? सिंपल कैलकुलेशन, 6th क्लास में करती थी ऐसी कैलकुलेशन। तो सिंस 2000 न्यूक्लियोटाइड्स एडेड इन 1 सेकेंड,
1 सेकंड के अंदर 2000 न्यूक्लियोटाइड ऐड किए जाते हैं। तो बताओ, 1 न्यूक्लियोटाइड इज एडेड इन 1/2000 सेकेंड। वाओ। तो अगर एक न्यूक्लियोटाइड को ऐड करने में इतना टाइम लग रहा है, तो इतने न्यूक्लियोटाइड को ऐड करने में कितना टाइम लगेगा? तो 4.6 इंटू 10⁶ बेस पेयर न्यूक्लियोटाइड एडेड इन, ठीक है, मल्टीप्लाई 4.6 इंटू 10⁶। क्लियर? आगे मैंने यूनिट क्या लिखूंगी? आगे मैं यूनिट लिखूंगी सेकंड। तो इसको सॉल्व करो, तब तक मैं आपको एक क्वेश्चन और दे देती हूं। अब आप लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करोगे ह्यूमन का भी। तो बताओ, ह्यूमन के डीएनए को रेप्लिकेट होने में कितना टाइम लगेगा? टाइम रिक्वायर्ड फॉर रेप्लिकेशन ऑफ ह्यूमन डीएनए। और ह्यूमन डीएनए की मैं साइज आपको बता देती हूं। तो ये 6.6 इंटू 10⁹ बेटा वो जो 3.3 आपने पढ़ा था ना, वो हैप्लॉइड सेल का था। डिप्लॉइड सेल का कितना होगा? 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर। स्पीड सेम है, तो बताओ क्या होगा? तो अगेन लिखेंगे, सिंस 2000 न्यूक्लियोटाइड्स एडेड इन कितने सेकंड में? 1 सेकंड में। Therefore 1 न्यूक्लियोटाइड added in 1/2000 सेकंड। Therefore 6.6 into 10⁹ base pair nucleotide added in 1/2000 multiply 6.6 into 10⁹ and the आगे यूनिट इज सेकंड। ठीक है, मैं आती हूं, वीडियो पॉज नहीं करना है, फटाफट देखो, इसको कैलकुलेट करो। चलो, तो हो गया कैलकुलेशन। चलो फटाफट देखो इधर। अब चलो काटापिटी करते हैं। तो ये आपको कितने जीरो दिख रहे हैं? ये आपको 3 जीरो दिख रहे हैं। तो यहां से ये 6 है, तो यहां से क्या बच जाएगा? ये 10⁶ बच जाएगा। ठीक है, इसको 2 से काटा तो ये 2.3 बच जाएगा। तो आगे ये क्या है? सेकंड। इसको अगर मैं कमीज से लिखूं तो क्या मैं इसको और ऐसा लिख सकती हूँ? 2300 सेकेंड। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ कि इसको मैं मिनट में चेंज करना। किसमें चेंज करना है मुझे? मिनट में। तो मिनट कितना होता है? 60 होता है। तो अब ये आंसर आ जाएगा किसमें? मिनट्स के अंदर। मैं क्वेश्चन को इजी करने के लिए 60 को मैं 50 मान लेती हूँ, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालनी है। चलो, तो इसको मैंने कंसिडर कर लिया 60 को 50। ठीक है, तो ये 0 से 0 कट गया और यहाँ पे कितना हो जाएगा? हाँ, 46 आएगा। तो ये आंसर कितना आ रहा है? 46 से ज्यादा आएगा। तो मैं अप्रोक्स मान लेती हूँ, मैं एग्जैक्ट नहीं निकाल रही बेटा, 50 मिनट्स के करीब आ रहा है आंसर। कितना मिनट? अप्रोक्स आ रहा है 50 मिनट्स।
तो ये तो हो गया कैलकुलेशन। बट बेटा चलो यहाँ पे आ जाओ। अभी रुको, यहाँ पे एक टॉप सीक्रेट है चीज, यहाँ पे आ जाओ। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो ये 3 जीरो है, यहाँ पे ये 9 है, तो ये कितना हुआ, ये हो जाएगा 10⁶। इसको काटा पीटी करोगे तो दिस इज 3.3, तो 3.3 इंटू 10⁶। अब एक काम करते हैं, इसको आंसर को चेंज करते हैं मिनट्स के अंदर। तो 3.3 डिवाइड बाई 60 इंटू 10⁶, और आगे आंसर आ जाएगा इसमें मिनट्स के अंदर। ठीक है, 0 से 0 गया, तो ये हो जाएगा 10⁵। ये कितना हो जाएगा, मैं एक काम करती हूँ, ऐसा कर दो, तो ये हो जाएगा कितना 0.5, या मैं ऐसा कर देती हूँ 5 और इसको कर देती हूँ मैं 4। ठीक है, आई नो बेटा मैथ, बायो वालों की मैथ्स वीक होती है, पर इतनी भी नहीं होती है बेटा। ठीक है, तो ये आंसर आएगा अप्रोक्स 5000 के करीब। अब ये मिनट्स के अंदर है ना, इसको मुझे आवर्स के अंदर चेंज करना है। तो 5000 को हम लोग डिवाइड कर देते हैं 24 से। 24 क्यों बेटा, 25 से डिवाइड कर लेते हैं, तो काटना आसान हो जाएगा ना। ये लो, कितना हो गया, ये 2 हो गया। हाँ, तो आंसर आएगा कितना, ये हो जाएगा 200 आवर्स। अब 200 आवर्स को हम चेंज कर देते हैं डे में, दिन में, क्योंकि 200 घंटे हमें समझ नहीं आ रहे। चलो दिन में कितने होते हैं, 24 घंटे हुए। मैंने क्या गड़बड़ किया था, मिनट्स को आवर में जब चेंज करते हैं तो हम 60 से डिवाइड कर दें। ये तो बेइज्जती हो गई। ठीक है, सॉरी, इसको हम 60 से डिवाइड कर दें। चलो ये कट गया, इसको मैं 5 मान लेती हूँ, तो ये आंसर आ जाएगा करीब 100 से थोड़ा ज्यादा ही आएगा। चलो एक बार के लिए मान लेते हैं कि आंसर आ गया कितना, 100 आवर्स। कुछ गड़बड़ हो रहा है। चलो 100 आवर्स। अब 100 आवर्स को हम कन्वर्ट कर देते किसमें, डेज के अंदर, तो 24 डेज। कुछ गड़बड़ कर रही हूं मैं, ओ भाई, ये 10⁴ है ना, ये 1000 आवर होगा। मैं तभी सोचूं क्या हो रहा है। तो इसको मैं 25 मान लेती हूँ, तो यहां से जब काटूंगी तो ये आएगा 40। हाँ, ये मुझे चाहिए था। तो अप्रोक्स आंसर आ जाएगा यहाँ पे 40 दिन। कितने दिन, 40 दिन। तो हमारे डीएनए को रेप्लिकेट होने में कितना टाइम लगता है, 40 दिन का। कितना, 40 दिन। दिन का मतलब कितना हुआ, 1 महीने से ज्यादा, मतलब अप्रोक्स 1.5 मंथ सिर्फ हमारे डीएनए को रेप्लिकेट होने में टाइम लगता है। अब क्लास 11th में, चलो नहीं, चलो क्लास 11th में हमने एक सेल डिवीजन का चैप्टर कभी पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा, इतना तो पढ़ा होगा ना कि ह्यूमन सेल को डिवाइड होने में टाइम लगता है 24 आवर्स। हमारी एक सेल 24 घंटे में डिवाइड कर लेती है। कितने, 24 घंटे के अंदर। अब 24 घंटे के अंदर यहाँ पे G1 फेज भी होता है, S फेज भी होता है, G2 फेज भी होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज एंड साइटोकाइनेसिस। ये सारी कहानी दी एंड होती है 24 आवर्स के अंदर। तो बेटा डीएनए रेप्लिकेशन कौन से फेज में होता है, तो डीएनए रेप्लिकेशन होता है एस फेज में। सेल डिवीजन के कौन से फेज में, एस फेज के अंदर। तो सिर्फ इस एस फेज को 40 दिन कैसे लग सकते हैं। क्वेश्चन समझ आ गया। तो इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगी, नेक्स्ट क्लास में सोच के आना। भाई मैं बोल रही हूं कि हमारी पूरी सेल 24 घंटे में पूरा डिवाइड कर लेती है, जबकि इस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग तो 40 दिन सिर्फ डीएनए रेप्लिकेशन में लग रहा है। तो इसका आंसर मिलेगा आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है, चलो अब इधर आ जाते हैं। अभी तो हमने पढ़ा था कि बैक्टीरिया को, ई कोलाई को
बाइनरी फिजन करने में कितना टाइम लगता है? तो बाइनरी फिजन में टाइम लगता है 20 मिनट्स का। अभी तो मैसेज इंस्टॉल ने बताया था, अभी अभी बताया था, तो 20 मिनट का टाइम लगता है। अब ये हमारे पास बैक्टीरिया है जो यहाँ पे ग्रोथ भी करेगा, डीएनए को रेप्लिकेट भी करेगा, फिर सेप्टा फॉर्मेशन भी करेगा, और फिर डिवाइड होके 2 बैक्टीरिया भी बन जाते, वो भी कितने मिनट में? वो भी बन जाते हैं 20 मिनट में। तो ये काम पूरा 20 मिनट में खत्म हो जाता है। बट इस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे तो 50 मिनट, मतलब ये अप्रोक्स आंसर आता है 1 आवर। 1 घंटा तो सिर्फ इसके डीएनए को रेप्लिकेट होने में टाइम लग गया। ये वैसे आता है 40 मिनट्स के करीब। कितना आता है? तो जहां पे बैक्टीरिया को बाइनरी फिजन करने में 20 मिनट लग रहा है, पर इसके डीएनए को रेप्लिकेट होने में 40 मिनट लग रहे हैं। ये तो मैडम कैलकुलेशन हमको समझ ही नहीं आई, तो ये कैसे पॉसिबल है? तो इसका आंसर भी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में दूंगी। तब तक होते रहो परेशान। नहीं, मुझे पता है बेटा, मुझे तो पता ही है, ठीक है। तब तक होते रहे परेशान कि ये कैसे पॉसिबल है। और 24 आवर्स के अंदर हमारा सेल डिवीजन जो है वो कंप्लीट हो जाता है ह्यूमन सेल का। तो फिर ये कैसे पॉसिबल है? तो इंतजार करें इसके लिए नेक्स्ट क्लास। तो आज की क्लास यहीं पे ओवर करते हैं, और मुझे नेक्स्ट क्लास में रिमाइंड करवा देना, नेक्स्ट क्लास नहीं, आज की क्लास में रिमाइंड करवा देना, मुझे कुछ क्वेश्चन तुम्हारे साथ शेयर करने, ठीक है। और जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा उसका वीडियो मैं आपको अलग से दूंगी, क्लियर। तो ऐसा मैं जेनेटिक्स के साथ नहीं कर सकती हूँ, तो मेरी मजबूरी है बेटा, जेनेटिक्स में ऑफलाइन का वेट करूंगी, क्योंकि उसमें पढ़ाना नहीं होता बेटा, उसमें पूरा प्रैक्टिस करवाना होता है। वो चैप्टर मुझे तुमसे पढ़वाना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा वो, ठीक है। चलो, तो फिर इसको बढ़िया से नोट डाउन कर लो, और यहाँ पे आप नेक्स्ट क्लास तक परेशान होते रहे। चलो फिर, टाटा बाय बाय, जय हिंद, स्माइल करते रहो।